हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कशन करेंगे मेंस लेवल में रीजनिंग में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आते तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आप किन किन चीजों को फोकस करके मेंस में अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो काफी इजी होते हैं, आपको अच्छे तरीके से मतलब हो जाएंगे टाइम में। और एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप इनसे बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। इसके साथ ही जो आप में से जो लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो वो कहाँ पे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कर सकते हो। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा पसंद आए तो शेयर करिए। और बस इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग हमारे में से कई लोगों के लिए जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि जो भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स जो भी स्टूडेंट होंगे, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए रीजनिंग और इंग्लिश प्री में भी वो सेक्शन होते हैं जो आपके मार्क्स को इनहेंस करते हैं। और इसके साथ ही जब आप मेंस में जाते हैं तो आप केवल जीए या केवल इसके भरोसे नहीं जा सकते। हाँ, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब आपको ये समझ लो, आपको बहुत बड़ी बड़ी पजल एग्जाम में भी नहीं लगानी है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद फंस चुकी हूँ। मैं सिलेक्शन जो है वो 1 साल या 1.5 साल पहले ले चुकी होती 2019 के बीपीएस क्लर्क में। पर मैंने क्या किया था, मैं पेपर में गई, आगे 2 मार्क के एक रीजनिंग का 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन थे। मुझे लगा एक बनाऊंगी तो 10 बन जाएंगे और मेरी पजल इजीली बन जाती है। बट उस दिन एग्जाम का थोड़ा प्रेशर था और चीज ये थी कि इतना थोड़ा प्रेशर में थी मैं। फिर डायरेक्ट मैंने 2 नंबर की पजल 2 नंबर वाली पजल उठा ली तो मैं थोड़ा वहां पे फंस गई और मैं क्वेश्चन कर नहीं पाई। फिर मैंने जब ध्यान दिया टाइमर पे, मेरे 20 मिनट जा चुके थे, फिर मैं हेक्टिक हो गई और फिर चीजें मेरे हिसाब से वर्कआउट नहीं करी तो मेरा वो पेपर रह गया। खैर जो भी था, अभी तो मैं खुश हूँ। तो ये है कि आपने पेपर में ऐसी पजल, आपको देखो पजल पढ़ते हो आपको पता चलती है कि आप कौन सी पजल लगा सकते हो कौन सी नहीं। और मैं तो कहूंगी कि मेंस में आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप एक बार पूरा पेपर देखा करो, उसमें जो चीजें इजी लगे। जैसे एक होता है सिलॉग्स, रिवर्स सिलॉग्स आते हैं। रिवर्स सिलॉग्स मतलब आपको कंक्लूजन दे दिया होता है, आपको उसका वो निकालना होता है, स्टेटमेंट निकालना होता है। तो या फिर सिलॉग को भी कोड करके दे दिया होता है कि ओनली फ्यू का मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, बट ये इजी क्वेश्चन मतलब इजी होंगे ना, लेंदी है बट नॉर्मल मॉडरेट होते हैं। इजी भी नहीं तो चलो मॉडरेट होते हैं, आप इन्हें इजिली कर सकते हो। इसके साथ में आपका आता है कोडेड इनइक्वालिटी, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा देंगे, लाइन बड़ी कर देंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मेंस में ये नहीं करना कि नहीं मैंने बहुत बड़ी पजल लगानी है, खासकर जब आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट में होता है, जैसे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का कोई मतलब नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन वर्क नहीं करती, सब कुछ एक शिफ्ट में होके खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हुई, आपको क्या कहते हैं रिवर्स सिलॉग, रिवर्स इनइक्वालिटी। इसके साथ लॉजिकल की चीजें होती हैं, कुछ लॉजिकल वाले जो सेक्शन होते हैं, जैसे कि अजम्पशंस हुए और वीक स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या डाटा इंटरफेरेंस, क्या पता चल रहा है। तो गाइस ये क्वेश्चन होते तो हैं, पर सच बताऊं मैंने मेंस में ये क्वेश्चन कभी ऑप्ट नहीं करे। मैं बहुत ज्यादा ऑप्ट करती थी तो मैं जो अजम्पशंस वाले, अगर मेरे पास टाइम होता था तो मैं अजम्पशंस वाली चीजें पढ़ती थी और उसके नीचे मुझे बताना होता था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनका समर्थन कर रहा है या समर्थन नहीं कर रहा है। तो बहुत अगर मुझे समझ आया तो मैं वो क्वेश्चन करती थी, वरना मैं ज्यादातर नहीं ही करती थी। हाँ, लॉजिकल में आपका डाटा सफिशिएंसी भी आता है, डाटा सफिशिएंसी मैं करती थी क्योंकि डाटा सफिशिएंसी आप जानते हो आपके प्री में भी आ जाता है इजी लेवल का, मेंस में थोड़ा लेवल मॉडरेट कर देते हैं। इसके अलावा अब आपकी चीजें आती हैं मशीन इनपुट। मशीन इनपुट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल जो हमारा चल रहा है कि एक लाइन में स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके एक जो इनपुट है उसके 5 स्टेप में ऑपरेशन करके दिखाया है, उसमें आपको ट्रिक पकड़ के और करनी है, ये भी कभी कभी मेंस में आ जाता है। इसके अलावा इस बार तो आईबीपीएस पीओ में यही आया था और मैंने इसको पूरा बना लिया था, बट टिक करने के टाइम पे मेरा टाइम खत्म हो गया था क्योंकि मैंने इसको बाद में देखा था। जो मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस क्वेश्चन को, मैं एक पजल में फंस गई, मुझे लगा मैं वो कर लूं, पर मुझे ये पहले करना चाहिए था, ये क्वेश्चन मुझे 5 नंबर दिला के जाते, पर मैं फंस गई और मैंने नहीं किया। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है।
मशीन इनपुट आप देखो, एक एडवांस लेवल का आता है जिसमें एक शुरू में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, फिर स्टेप 2 में उन पे कोई ऑपरेशन करके फिर उनको 2 में या 3 में रिड्यूस करते हैं, फिर कोई ऑपरेशन करके उनको 2 में रिड्यूस करते हैं, लास्ट में फिर एक बॉक्स में एक नंबर में रिड्यूस करते हैं। तो एक ये भी मशीन इनपुट का तरीका है। आप इन चीजों को प्रैक्टिस करो। ये वो चीजें हैं ना, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के दे दे, आपको यूं क्लिक करेगा। अगर यूं ना भी किया तो आप थोड़ा टाइम दोगे ना उसको, तो जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने तरीके से ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं, जैसे बनी आपके मार्क्स आपको आ गए। इसके बाद आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। तो मेंस में जो कोडिंग आती है वो चाइनीज कोडिंग बहुत कम आती है। इस बार शायद आरआरबी पीओ में आई थी हम लोगों के, पर इस बार मैंने कहा ना आरआरबी पीओ का रीजनिंग बहुत इजी था। तो जो नॉर्मली मेंस में कोडिंग आती है वो होती है एडवांस कोडिंग। एडवांस कोडिंग यानी जैसे मान लीजिए आपके आगे दिया है कोई वर्ड, जैसे रबर है तो RUBBER 6 वर्ड है, और मान लीजिए कोई वर्ड दिया है जैसे कि वो 5 लेटर का है वो वर्ड, तो अभी मेरे माइंड में कोई 5 लेटर का वर्ड ही नहीं आ रहा है, जस्ट इमेजिन। ओके, मैं ये आपको बताती हूँ। जैसे ये 6 लेटर है, इवन में है, तो आपने क्या करना है, आपने मान लिया कि जो आपने देखा उस जो पर्टिकुलर आपको मिला है उसमें जो इवन है उसको डॉलर से शो किया है, जो ऑड नंबर वाले वर्ड्स हैं उनको एंड से शो किया है। तो ये वाली चीजें हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो उसमें क्या कि जो रबर है तो उसका में भी हो सकता है उल्टा वाला वर्ड ले लिया हो, या रबर का R का 18 ले लिया हो। इस तरीके की चीजें होती हैं एडवांस कोडिंग में, और इस तरीके करके उनको सबको, तो आपको पैटर्न पकड़ना होता है उसमें। जैसे हम चाइनीज कोडिंग में पकड़ते हैं कि कौन सा वर्ड कॉमन है, एडवांस कोडिंग में हम देखते तो हैं कि हाँ ये इनसे हमें ये पता चलता है कि उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो किया है जब हम चीजों को मैच करते हैं। तो ये एडवांस कोडिंग जो है ये आप प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएंगी। आप गूगल पे जाओ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें, आप चीजों को लिखो बस कि इससे PDF फ्री PDF चाहिए, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोडेड डायरेक्शन एक आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपको ये नहीं बताया होगा कि कोई नॉर्थ जा रहा है साउथ जा रहा है, आपको दे दिया होगा कि $A कॉमा ब्रैकेट में दे दिया होगा 2 4 कुछ ऐसे करके नंबरिंग दे दी होगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे $A है और नीचे आपको दिया होगा कि डॉलर का मतलब नॉर्थ है, जहां पर डॉलर और एंड दोनों दिया है तो उसका मतलब नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरीके के कोडेड डायरेक्शंस होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं एग्जाम में, मतलब अगर आप समझ रहे हो उनको बनाने में आपका थोड़ा टाइम जा सकता है। आपको एक साइन को देखना है, वो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो टाइम नहीं जाता, आप कर सकते हो। अब कोडेड क्लॉक एक चैप्टर आता है जो SBI क्लर्क में आया था, और 3 से 4 क्वेश्चन थे कोडेड क्लॉक के। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे SBI क्लर्क का आने के बाद, किसी ने भी कोडेड क्लॉक नहीं बताया था कि कोडेड क्लॉक एग्जाम में आई है, बट एग्जाम में कोडेड क्लॉक आई थी, मैंने लगाई थी और मुझे पता था कि मुझे उसके मार्क्स मिले हैं। तो क्योंकि वो ऐसे लग गई थी मेरी, बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत इजी टॉपिक, आप जहां से पढ़ पाओ पढ़ो। उसमें जो नंबरिंग होती है ना, जैसे 12 है तो उसको किसी साइंस एस्टेटिक से शो कर दिया, या 3 है तो उसको ग्रेटर देन से शो कर दिया, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आपको एक ऑपरेशन दिया होता है कि ये व्यक्ति अपने घर से इतने बजे निकलने वाला था, वहां इतने बजे पहुंचने वाला था, पर वो लेट हो गया इतने घंटे, तो अब वो उस डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंचेगा। तो जब आप सारी चीजों को घुमाओगे तो जो साइन आपको मिला है वो साइन से ही आपको नंबर मिलेगा। कुछ में भी हो सकता है वो आपको पूछ दे उसी साइन वैल्यू में कि मान लो कि 2 बजे, जब वो सारे ऑपरेशन के बाद वो 2 बजे पहुंच रहा है, तो 2 बजे के लिए कौन सा साइन उनने दिया है, वो कौन सा साइन होगा, AM है कि PM है, ये चीजें होती है। तो काफी इजी टॉपिक होता है कोडेड क्लॉक, आप इन चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा बातें हैं पजल। आप लोगों का क्वेश्चन कि मेंस में किस तरीके की पजल आती है। पजल हमेशा कभी चेंज नहीं होती, थोड़ा सा उसका लेवल, उसमें क्या चीजें कर देंगे, 3 से 4 वेरिएबल कर देंगे। जैसे जो पजल मुझे SBI क्लर्क में फंसी थी और जो मैं मानती हूँ कि मेरे सिलेक्शन ना होने का रीजन थी, 5 नंबर की 5 या 6 क्वेश्चन थे उस पजल के, और वो पजल बिल्कुल सिंपल थी, 2 लाइन थी, जो लीनियर नहीं थी बट 2 लाइन थी। और मैंने मान लिया था कि 2 लाइन है तो 1 लाइन के सारे साउथ देखेंगे, 1 लाइन के सारे नॉर्थ देखेंगे, क्योंकि यही हम लोग प्री अजम्प्ट करते हैं। 2 वेरिएबल पजल थी वो, मैं उनको बार बार सेट करूं वो ना हो। एक्चुअली उस पजल में था क्या कि जो ऊपर वाली लाइन में बैठे हैं वो भी नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं, जो नीचे वाली लाइन में बैठे हैं वो भी नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसके साथ वो अलग अलग फ्रूट्स पसंद करते हैं।
और मैंने इनको प्री अजम्प कर लिया था कि नहीं, ऊपर वाली लाइन वाला है तो वो साउथ में देख रहा है, नीचे वाली लाइन वाला है तो वो नॉर्थ में देख रहा है। वो जो साउथ नॉर्थ दिया था ना, मैंने उसको साउथ नॉर्थ ऐसे पढ़ दिया था, और यही मेरे से गलती हुई थी। और इसको मैंने बहुत टाइम दिया, पर जब मैंने गलत ही पढ़ी है तो पजल बनेगी कहाँ से। तो ये चीजें मेरे साथ हुई थी, तो आप ये गलतियां नहीं करना। इसके साथ में ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको इतना आप कर लो, आपको 25 से 30 नंबर इजीली मिल जाएंगे रीजनिंग में। आपको हमेशा बहुत बड़ी बड़ी पजल नहीं लगानी, मैंने हमेशा कहा है। आप एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए करना क्या है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि छोड़ना क्या है, खासकर जब आप मेंस दे रहे हो। 25 SBI क्लर्क में तो अलग अलग नंबर नहीं आते, वरना मैं आपको शो करती। बट हाँ, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से किया है तो क्लर्क लेवल में तो आप आराम से 25 से 30 नंबर ले आओगे। इसके साथ आ जाते हैं आपके हिंदी वाले सेक्शन पे। उन बच्चों के लिए जिनको RRB PO में हिंदी चूज करना है, तो आपने हिंदी का न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो आपको, जैसा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है, आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, क्या आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस मैंने ऑनलाइन मॉक्स से ही करी थी। हालांकि एग्जाम की जो हिंदी थी वो काफी टफ आई थी। एग्जाम में क्या था, एक जो पैसेज आता है जहां पे सब लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई होगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लोज टेस्ट था। तो वहां पे क्या था क्लोज टेस्ट में कि उन्होंने लिखा था सब्सिडी। अब हम जो प्री एग्जाम्स करते हैं ना, एक तो हमारी आदत होती है कि अगर हमें क्लोज टेस्ट करना है या पैसेज करना है तो हम खोजते हैं वो लाइन जहां पे कि उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में मेंशन हो, और उसके एक ऊपर की लाइन एक नीचे की लाइन पढ़ के बस हम कि उन्होंने सब्सिडी के अगेंस्ट लिखा था। और ये चीज क्लियर कहाँ हो रही थी, लास्ट लाइन में। और इस वजह से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन गलत हुए थे। इस बार आपने देखा होगा हिंदी में किसी के बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, बहुत ज्यादा, जबकि हिंदी हमारी मदर टंग है और उसमें अच्छे नंबर पाना बिल्कुल इजी था। बट स्टिल ये चीजें थी। इसके साथ में मैंने ग्रामर्स और रूल के लिए, मेरी मॉम का चैनल है हिंदी अध्ययन, वहां पे मैंने अभी उनको बोल भी दिया है, उन्होंने नए सीरीज से शुरू किया है संज्ञा से, तो आप वो चैनल पे चले जाओ, वहां पे हिंदी अध्ययन पे, वहां पे आप जाना। उन्होंने अभी नई प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने उनको बोला था RRB PO के लिए। तो आप ग्रामर रूल्स सीख लो, ताकि जब आप एरर डिटेक्शन या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, या उन्होंने वहां पे तत्सम तद्भव ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको मीनिंग के साथ में एक्सप्लेन किया। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि इसका तद्भव रूप क्या है, कमल का या हाथ का तद्भव रूप, तत्सम रूप क्या है, तो इसके साथ में वहां पे और 4 वर्ड्स दिए हैं जिसकी मीनिंग उनने दी है। तो जब आपको मीनिंग पता है तो कितनी भी टफ हिंदी आए आप कर लोगे। जैसे मैं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना कि जब आपको वोकैब्स पता है आप सब चीजें कर सकते हो, आपको ग्रामर के रूल्स पता है आप कर सकते हो, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये चीजें अच्छे से पता है, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी अब अच्छी हो चुकी है न्यूज़पेपर के थ्रू, और अब आप जो ग्रामर है उनको भी जान रहे हो, वोकैब्स भी आपकी अच्छी हैं, तो बस आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो बस इतना था आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, और थैंक यू, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।